हेलो बच्चों, आज की क्लास में देखो मैं आपको समझाने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। नॉर्मली अगर बात की जाए तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो है 10th क्लास में हम पढ़ लेते हैं कि सर हमें बताया जाता है कि एक कार्बन, डायमंड के अंदर यही होता है ना कि एक कार्बन आपका बचे हुए बाकी 4 कार्बन से जुड़ा होता है। फिर ऐसे ही जो आगे की 4 कार्बन एटम ये फर्दर 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। जबकि आज की क्लास में मैं सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताऊंगा तो इस टाइप का पैटर्न नहीं पढ़ना है, आपको इसका सॉलिड स्टेट के टर्म में यानी कि क्यूबिक लैटिस टर्म में भी से पढ़ना होगा। जैसे डायमंड आपका सबको पता है सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बनता है ना, ओनली कार्बन एटम से मिलके बनता है, बिल्कुल ठीक। तो कार्बन एटम से अगर मिलके बनता है तो सॉलिड स्टेट कहता है कि भाई इसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, फॉर्म्स CCP लैटिस। ध्यान दीजिएगा, कार्बन एटम कौन सा लैटिस बनाते हैं, CCP, जिसे हम लोग FCC लैटिस भी कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ कार्बन एटम्स जो ऐसे होते हैं, सम ऑफ कार्बन एटम्स ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ध्यान देना, देखो आयनिक कंपाउंड में नॉर्मली हमने क्या सीखा है, आयोनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन 2 पार्ट्स होते हैं। जनरली एनायन क्या करता है, लैटिस क्रिएट करता है, एनायन क्या करता है, लैटिस फॉर्म करता है। लैटिस मतलब वो CCP बनाए, HCP अरेंजमेंट बनाए, या क्यूबिक अरेंजमेंट हो सकता है आपका, नॉर्मल सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड। और जो कैटायन होते हैं आपके वो ऑक्यूपाई करते हैं, क्या चीज ऑक्यूपाई करते हैं, वॉइड्स। अब वॉइड्स वो कोई भी ऑक्यूपाई करें, लेकिन जो आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं डायमंड, तो डायमंड कोई आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, इट्स अ सिंपल एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंटल स्टेट में होता है, मतलब एक ही टाइप के एलिमेंट के कार्बन एटम से या एक ही टाइप के एलिमेंट से बनता है। तो अब क्या होगा इसमें, जब ये पैटर्न इसमें नहीं देखने को मिलता है तो कहा जाता है कि कार्बन एटम ही लैटिस क्रिएट करते हैं जैसे एनायन करते हैं आयनिक में, और कुछ कार्बन एटम ऐसे होते हैं जो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो हो गया ना, देखो सिंपल, इसमें बहुत अच्छा पैटर्न जैसे हमने सीखा हुआ उसी बेसिस पे। तो स्टार्ट करता हूं, आपको समझाते हैं। देखो होता क्या है, यहां से ध्यान दीजिएगा, कार्बन एटम्स फॉर्म लैटिस। किस टाइप का लैटिस बनाते हैं, ऑफ CCP, जिसको हम FCC कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। क्योंकि क्यूबिक है ना सिस्टम, क्यूबिक क्लोज पैक्ड या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो क्यूबिक अरेंजमेंट है। सारे के सारे अरेंजमेंट आपने क्यूबिक ही तो पढ़े हैं। तो कॉर्नर पे यानी 8 कॉर्नर पे और सभी फेसेस के सेंटर यानी कि 6 फेस सेंटर पे क्या होगा, कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। अब कुछ कार्बन एटम आपके जो हैं, कुछ कार्बन एटम्स आपके ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कुछ कार्बन एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये कार्बन एटम्स आपके एनायन की जगह पे हैं और ये कार्बन एटम्स आपके कैटायन की जगह पे। एनायन जो पार्ट होता है वो आपका लैटिस क्रिएट करता है, यहाँ पे एनायन भी क्या है, मतलब कहने का मतलब है एनायन की जगह क्या है, कार्बन एटम लैटिस बना रहे हैं, और कैटायन की जगह भी कार्बन है जो क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ठीक। तो ध्यान से इतना, सबसे पहले इतना समझने के बाद ही तो आप अरेंजमेंट कर पाएंगे ना, बिल्कुल। अब अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको समझते हैं। तो देखो, मान लीजिए कि ये आपका एक यूनिट सेल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे यूनिट सेल मैं फॉर्म कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से अब आपको यूनिट सेल समझ आने लगा होगा, क्योंकि पूरे सॉलिड स्टेट में देखा जाए तो पता नहीं कितनी बार आपने इस तरीके से यूनिट सेल बनाना सीखा, क्यूबिक खासकर, ठीक है, क्यूबिक ही हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इसमें देखो, ये जो कार्बन एटम है ये कहाँ कहाँ है, फेस सेंटर और कॉर्नर पे।
तो लगाएं फेस सेंटर और कॉर्नर पे। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर ऑक्यूपाई कर दिए कार्बन एटम्स ने। डन। अब देखते हैं फेस सेंटर। इस वाले फेस का एटम यहाँ पे टॉप, ये लेफ्ट साइड का, ये बैक साइड का फेस उसका, और फ्रंट वाले का आपको पता हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। लगा दिया। तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं इस तरीके से लाइन कर रहा हूँ, और एक नीचे रह गया है ना, इसको भी कर देते हैं। नीचे वाले फेस का भी एटम दिखा देता हूँ, यहाँ पे आएगा भाई, ये रहा। ठीक, लगा दिया। तो इस तरीके से अब आपको सही से समझ आ रहा होगा अरेंजमेंट कैसा हुआ। तो ये तो सर अरेंजमेंट हमने कर दिया, लेकिन जो आपकी वॉइड्स, ये वाले दूसरे कार्बन एटम ये क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट। भाई पहले तो आपको क्या करना होगा, पता लगाना होगा कि कितने वॉइड बनने वाले हैं सिस्टम में, और उनमें से कितने वॉइड ऑक्यूपाइड होंगे। हालांकि अल्टरनेट का मतलब होता है जितने भी बनने वाले होंगे, अगर सपोज 4 बन रहे होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, उनमें से सिर्फ 2 ही ऑक्यूपाइड होंगे, और अगर 6 बन रहे होंगे तो 3 ऑक्यूपाइड। तो लेट्स सी कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड इस अरेंजमेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको पता है लैटिस फॉर्म हो गया, लैटिस बनते ही वॉइड बनते हैं। तो वॉइड को चेक करें कहाँ पे है, देखो वॉइड को चेक करते हैं। मैं मार्कर बदल लेता हूँ। तो देखो वॉइड चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे पीछे वाला ये एटम अभी हटा रहा हूँ, इसलिए ताकि मैं वॉइड की लोकेशन दिखा सकूँ। तो जरा देखो, ये लोअर फेस सेंटर, ये लेफ्ट साइड का आपका फेस सेंटर, और ये आगे वाला जो ये वाला एटम है, तो इनको मैं जोड़ देता हूँ। ये हमने पहले भी देखा है, लोकेशन ऑफ वॉइड्स में देखा हुआ है। आपने अगर मेरी वीडियो लोकेशन ऑफ वॉइड्स वाली चेक की होगी तो आपको जरूर समझ आएगा, और अगर नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो जरा देखो ध्यान से कि ये जो वॉइड आपको दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल है। आपको अच्छे से अब तो याद हो गया होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड होता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है ना, कुछ ऐसा दिखता है ना। तो सेम वही पैटर्न देखने को मिले, लेकिन मैंने ये एक दिखाया है सिर्फ आपको, सिर्फ एक शो कर रखा है इसमें। तो इस टाइप के कितने होंगे, जैसे देखो इस टेट्राहेड्रल वॉइड का ये वाला जो टर्मिनल कार्बन है, ये वाला टर्मिनल बोल सकता हूँ, ये जो इसको मान लेते हैं, ये जो टिप पर है आपका बिल्कुल ऊंचाई पर, जो ये वाला टिप मान लेते हैं। तो ऐसे ही एक टेट्राहेड्रल वॉइड इसके लिए बन रहा है, दूसरा, तीसरा, और जो मैंने पीछे हटाया था एटम उस वाले कॉर्नर का है ना, वो पीछे वाले कॉर्नर का, इस कॉर्नर का, तो उसके लिए बनेगा। तो 4 वॉइड जो होंगे वो नीचे होंगे, 4 वॉइड, 1 2 3 और चौथा उसके लिए 4 नीचे। और ऐसे ही ऊपर वाले 4 कॉर्नर के जो एटम है उनके लिए भी बनेंगे, एक इसके लिए बनेगा, एक उसके लिए बनेगा, एक वहां और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बने, सर 8 बनेंगे इसमें, है ना। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो ये वाली बात जो इस तरीके से समझाई गई है, आपको ये भी याद होगा कि आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, मेरा ये अगला टाइटल रहेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करने का। लेकिन इससे करने से पहले ये बताना फिर जरूरी है कि आपके 4 वॉइड नीचे हैं और 4 वॉइड ऊपर हैं, तो टोटल 8 वॉइड हो चुके हैं। अब 8 में से अल्टरनेट है, कहाँ गया ये लिखा आपका, कहाँ गया, ये रहा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एक कार्बन एटम यहां पे है तो जो इधर वाला कॉर्नर का जो एटम जो वॉइड बनेगा वहां कार्बन एटम नहीं होगा, किस में होगा, नेक्स्ट वाले में। मतलब एक में होता तो दूसरे को छोड़ दिया जाता। अल्टरनेट का ये भी मतलब हाफ तो ही, टोटल का हाफ ऑक्यूपाइड होगा, लेकिन अगर इस वाले वॉइड पे है तो नेक्स्ट एटम आपका नेक्स्ट वाले वॉइड पे नहीं होगा, वो उससे नेक्स्ट पे होगा, यानी कि इसके साथ यहाँ पे होगा, इस वाले में इस जगह आएगा। मैं शो नहीं करूंगा नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा स्ट्रक्चर। ऐसे ही क्या करेंगे, अब उस वाले पे नहीं होगा तो नीचे 2 आ जाएंगे यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे है तो इधर का जो वॉइड बनेगा, इस सेंटर के साथ जो वॉइड बनेगा, इस एटम के साथ जो वॉइड बनेगा वहां पे नहीं होगा, इसके साथ होगा, फिर यहाँ वाले के साथ वॉइड नहीं होगा और इस वाले एटम के साथ होगा। तो नीचे इस तरीके से 2 बनेंगे, यहाँ पे और यहाँ वॉइड होगा, और उसके अलावा ऊपर इस साइड डायगनली होगा। ठीक है, इस तरीके से फेस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होगा। तो अब देखा जाए नंबर ऑफ एटम्स, यही क्वेश्चन पूछा आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल। तो मैं इसको
बहुत आराम से आपको समझा सकता हूं कि किस तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे। तो आप देखो कि कार्बन एटम्स की लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो कार्बन एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले कार्बन एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर, कॉर्नर्स पे हैं प्लस, उसके बाद कहां पे है, फेस सेंटर। ये रे कार्बन एटम, हर जगह कार्बन एटम है, फेस सेंटर पे है प्लस। इसके अलावा भी कहां है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ये लीजिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाले। तो 3 टाइप की लोकेशन हो गए। अब से ये पूछा जाए कि डायमंड में कार्बन एटम्स की लोकेशन कहां कहां होती है, तो आप बताएंगे कि कॉर्नर्स पे कार्बन एटम होते हैं क्यूब के, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, फेस सेंटर ऑफ द क्यूब एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड, उनमें होते हैं। तो अब देखते हैं कि कहां पे कितने का कंट्रीब्यूशन आया। तो इस हिसाब से देखिए, अगर आपको पता है कि कॉर्नर पे एटम है तो कॉर्नर का एटम हमेशा हमारी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 1/8। तो टोटल कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो आएगा आपका वो 8 टाइम्स हो जाएगा उसका, बिल्कुल। फेस सेंटर का, तो क्यूबिक में एक फेस का कंट्रीब्यूशन आधा हमारी यूनिट सेल में आता है, सो इट इज हाफ, ठीक है, आधा दूसरे वाले में होगा और आधा हमारे में आएगा। तो कितने आपके हैं, 6 है ना, 6 फेसेस हैं, सारे देखने हैं, तो 6 फेसेस को काउंट कर लिया। अब बात करते हैं वॉइड, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितने हैं। तो भाई टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो तो 8 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 8। लेकिन 8 में से ऑक्यूपाई कितने हो रहे हैं, सिर्फ 4, है ना। तो अगर आपको लिखना है तो आप पूरा बेशक 8 लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड इन CCP अरेंजमेंट इज 8। लेकिन उन 8 में से ऑक्यूपाई कितने कर रहे हैं, उसके हाफ। तो आप इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं कि आप यहां से देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम 1, यहां से आपका 3 होगा और यहां से आपका 4 होगा। चेक करें और आप ये देख सकते हैं कि टोटल 8। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है भाई ये वाला, ध्यान से लिख लीजिएगा, 8 कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल। चेक कर लें एक बार ध्यान से, 8 कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल। मैं ये वाला हिस्सा हटा देता हूं। और हालांकि ये वाली बात आपको ना ऑलरेडी भी पता है कि जैसे मान लो आपको याद होगा नंबर ऑफ एटम्स, अगर नंबर ऑफ एटम्स इन CCP याद है, पहले की क्लासेस में जरूर पढ़ा था आपने सॉलिड स्टेट में ना, CCP4, CCP में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेसेस को मिला के 1 + 3 करके आप सीधे ही 4 बताते थे। और आपको याद है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते थे, वो उतने ही होते थे जितने आपके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल रहते थे। जबकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हुआ करते थे, डबल, तो पहले का डबल कर देते थे। तो इस तरीके से हमने वहां पे डायरेक्ट आपको लोकेशन के थ्रू समझा दिया। और ये कैसे होता है, फॉर्मूले के बेसिस पे, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। जरा चेक करें फटाफट, ठीक, सबने नोट कर लिया है। अब देखो, अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। क्या सिखाऊंगा, पैकिंग एफिशिएंसी। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी से पहले एक और छोटी सी बात बता दूं, बहुत माइनर सी है। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 मार्क में देखो बहुत छोटी छोटी चीजें कुछ भी पूछ ली जा सकती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, जबकि ये आप देख सकते हैं कार्बन एटम का कितना आसान है। तो यहाँ पे देखो जो कार्बन एटम जो वॉइड में प्रेजेंट है, वॉइड में इसने वॉइड ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसके चारों तरफ कितने नियरेस्ट नेबर हैं, 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है कार्बन एटम का, 4। सीधे ही आप आंसर दे देना। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट याद कर लो तो अच्छी बात है कि पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि टोटल अवेलेबल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, तो वो होता है इसका 34%। लेकिन आप अगर पूरा समझना चाहते हैं कि सर कैसे निकालेंगे, तो 34% किस तरीके से निकला, जरा चेक करो।
बहुत ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा टाइम लगने वाला है। मान लीजिए कि हमारे इस पूरे यूनिट सेल की मतलब जो साइड पर यूनिट सेल जो यहाँ पे साइड है इस यूनिट सेल की वो ए मान लेते हैं। क्या कहते हैं? साइड बोल सकते हैं या फिर एज लेंथ बोल सकते हैं। और अब आपको एक छोटी सी बात बता दें, ये जो वॉइड आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपको याद है ना, 4 नीचे 4 ऊपर, लेकिन हमें सभी वॉइड्स दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी को समझाने के लिए मैं एक और वॉइड यहाँ पे हाईलाइट करूंगा जो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। अब आपको देखो इस कॉर्नर पे ये वाला वॉइड है, तो अपोजिट कॉर्नर इसका कौन सा है? ये वाला जो डायगोनल से होते हो, बिल्कुल सेंटर से, इस सेंटर से क्रॉस करेगा, है ना। तो यहाँ वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये हो गया आपका, और ये जो बाहर वाला आइटम है इसको दिखाने की जरूरत नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ आए। ये मैं जोड़ देता हूँ। तो उस वाले कॉर्नर का, उस वाले जो कॉर्नर एटम का जो अपेक्स मान सकते हो आप ये, तो ये वॉइड उससे बन रहा है और ये वाला वॉइड इस कॉर्नर से बन रहा है। और ये दोनों कॉर्नर अगर मैं ज्वाइंट करूंगा तो आपको पता है क्या मिलेगा? एक बॉडी डायगोनल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक बॉडी डायगोनल। तो देखो इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बाकी आपको बहुत अच्छे से पैकिंग एफिशिएंसी आता है। कैसे निकालते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, बाय एटम्स ने कितना टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। ये चीज आपको याद है, पैकिंग एफिशिएंसी ऐसे ही निकालते हैं। अब आपको दो ही चीजें चाहिए, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल कितना है और ऑक्यूपाइड कितना है। देखो कितना सिंपल है, ऑक्यूपाइड निकालना तो बहुत आसान है। देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई, टोटल एटम्स जिसने जगह घेरी हुई है पूरे यूनिट सेल की वो कितने हैं? 8 हैं। और एक एटम आपका जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कार्बन एटम्स लिख सकता हूं, है ना, इज इक्वल क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। यही ऐसे करना होता है, बिल्कुल। तो 8 है एक यूनिट सेल में एटम, टोटल यूनिट सेल में जो आ रहे हैं, जो इस यूनिट सेल का हिस्सा है वो टोटल एटम कितने? 8। और एक का कितना होता है वॉल्यूम? ये चीज आपको पता है, ये एज इट इज रख लें, डन। अब आप देखें टोटल वॉल्यूम अवेलेबल कितना है, ये और निकल जाए तो बस बात बन जाए। चलिए तो देखते हैं कैसे निकालना है। सो यहाँ पे देखो, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, या यूनिट सेल बोल दूं, ठीक है, यूनिट सेल। जो भी टोटल वॉल्यूम हमारी यूनिट सेल का है वही हमारा अवेलेबल वॉल्यूम है। इतना ही तो अवेलेबल है, उससे बाहर तो नहीं होगा, ठीक है। एटम के अरेंजमेंट के लिए टोटल अवेलेबल वॉल्यूम ये है। तो ये तो हमें पता है सर कितना होता है, इट इज ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब इन दोनों वैल्यूज को आप यूज करोगे इसमें, तो फिर से ए क्यूब यानी ए पैरामीटर और रेडियस का पैरामीटर एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कोई एक रिलेशन चाहिए जिसमें ए और आर का रिलेशन आपको चाहिए होगा, तब ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ए और आर के बीच रिलेशन क्या है, फटाफट इतना चेक करें आप। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आगे मैं आपको समझाता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपने नोट कर लिया। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ए और रेडियस यानी एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन चाहिए। तो फटाफट देखो, ये जो लाइन मैंने आपको बताई ना कि डायगोनल, आप बॉडी डायगोनल एक डालें, आपको पता ना बॉडी डायगोनल कैसा होता है कि क्यूब में आप अगर कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ते हैं तो बीच में से आपका जो है ये जो लाइन जाती है, इसी को तो बॉडी डायगोनल कहा जाता है। तो आप क्या करें, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में जोड़ दें, जो बिल्कुल सेंटर से क्रॉस करेगा, ठीक है, जोड़ देंगे, बिल्कुल। तो ऐसा करने पर आपको बॉडी डायगोनल मिलेगा। और आपको मैं यहाँ लाइन नहीं बना सकता, नहीं तो फिर ये और भी कंफ्यूजन रहेगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं ये बना देता हूँ, ये इस तरीके से कुछ जाएगा, इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। ये डिफॉर्मेशंस है, अदरवाइज ये बिल्कुल पॉइंट सेंटर से होके जाएगा दोनों का, ठीक है। तो मैं अगर इस बॉडी डायगोनल को ए
सी नाम दे दूं या सॉरी ए बी नाम दे देता हूं, ठीक है। तो देखो ये बॉडी डायगोनल आपको कुछ ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पे एक एटम है, एक एटम यहाँ पे है, ये छोटे छोटे एटम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका वॉइड यहाँ पे बन रहा है, वॉइड में क्रिएट कर देता हूँ। ये कुछ ट्रायंगुलर शेप का वॉइड यहाँ बनेगा, ऐसे ही वॉइड यहाँ पे बनेगा ट्रायंगुलर शेप का, देखिए ध्यान से, ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, डन। ट्रायंगुलर शेप का ठीक से आप दिखा देंगे, ये देखो वॉइड क्रिएट हुआ। ये वॉइड एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, जबकि अलाइंड होंगे, सेंटर की तरफ अलाइंड होंगे, इस सेंटर की तरफ अलाइंड होंगे, कर दिया। तो आपको क्या करना है, सपोज अगर इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर एटम इस वाले वॉइड में है तो इसके अपोजिट वाले में बिल्कुल नहीं होगा। अगर एटम इस वाले में है तो आपको पता है इसके साथ वाले में होगा, इधर साथ वाले में होगा, लेकिन इसके अपोजिट वाले में बिल्कुल नहीं होगा, इसके अपोजिट वाले में बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे एटम की लोकेशन ये रही, यहाँ पे एटम आपका ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जबकि इस वाले में कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। एक और अच्छी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, बॉडी डायगोनल की लेंथ आपको पता है, बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इट इज √3a। ये आपका a होता है, इसके बेसिस पे आप फेस का निकालते हैं और उसके बाद आप बॉडी डायगोनल का जब पाइथागोरस से निकालेंगे तो लेंथ इतनी आती है। तो आपको पता होगी बॉडी डायगोनल की, आपने एफसीसी बीसीसी सब में पढ़ा हुआ है। तो बॉडी डायगोनल √3a हुआ। तो ये वाला जो हिस्सा है, अगर मैं इस पूरे बॉडी डायगोनल का हाफ कर दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूरे बॉडी डायगोनल का हाफ करूं तो आपको क्या मिलेगा, इस सेंटर तक का हिस्सा कितना हुआ, √3a/2। चेक करें, √3a/2 आएगा। लेकिन एटम की लोकेशन जो है इससे भी आधे में है, इसका भी जब हाफ करोगे ना आप, ये तो ये वाली लेंथ है जो कितनी होगी, √3a/4। चेक करें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो एटम्स जो आपस में प्रेजेंट हैं 1 और 2, ये एकदम क्लोज होंगे। तो ये एक तो वॉइड वाला है, ये वॉइड वाला है, और ये आपका बिल्कुल जो वॉइड क्रिएट कर रहा है, इनके बीच की दूरी रेडियस की टर्म में कितनी होगी। अगर मैं इस एटम की रेडियस को r मानूं और इसके भी r मानूं, दोनों कार्बन एटम है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और अगर मैं इसको एज लेंथ की टर्म में मानता हूं तो यही लेंथ आपकी हो जाती है। ये जो लेंथ है आपकी मतलब यहां पे लिख लेता हूं, लेंथ बिटवीन 2 एडजेसेंट एटम्स जो होगी वो है √3a/4। ध्यान रखना, टोटल बॉडी डायगोनल का 1/4 होती है। टोटल बॉडी डायगोनल का ये डिस्टेंस कितना होता है, 1/4 होता है। तो ये आपका क्या हुआ, एज लेंथ की टर्म में, जबकि ये आपका सेम यही लाइन किसमें, रेडियस की टर्म में देखा जाए तो किसके बराबर होगी, 2r के। तो कितना सिंपल है, हो गया आपका ये √3a/4 इज इक्वल 2r, विच इज कितना हो गया, a इज इक्वल कितना होगा, 8r/√3। तो ये चीज जो है वो हमें चाहिए थी। तो ये मिलते ही आप क्या करेंगे, इसको a³ मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं 8r/√3³ डन। अब आप सीधे ही इन दोनों पार्ट्स को, ये टोटल अवेलेबल वॉल्यूम और टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को रेशो वाइज लिख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं फटाफट, इतना नोट कीजिए। तो आपने चेक कर लिया होगा, ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूं। ठीक, तो पैकिंग एफिशिएंसी इस हिसाब से क्या हो जाएगी, इज इक्वल टोटल वॉल्यूम 8 × 4/3 πr³ और डिवाइड बाय आपका ये, और आप ये सीधे ही सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो अब देखिए, अब आपका पैरामीटर कंप्लीट कैंसिल होगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई की वैल्यू आप डालेंगे 3.14 और उसके बाद आपको अराउंड 34% ही आंसर मिलेगा। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अदरवाइज कहीं अगर आपको कंप्लीट ड्राइव करना है और आप चाहते हैं कि मुझे चेक करना है कि किस तरीके से 34% आता है, तो आप वापस इसको एक बार चेक कर लें और समझ लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, 90+ देखते रहिए।